क्लास 8 का एनसीईआरटी का जो हम लोग सीरीज़ चलाए हैं, तो आज हम लोग चैप्टर 13 से देखेंगे। और यहाँ पे जो है ध्वनि आपका जैसे 13 चैप्टर जो है वो दिख भी रहा होगा आपको। ऑलरेडी मैंने जो है वो बहुत सारे वीडियो बनाया है एनसीईआरटी का 6 to आपका 12th क्लास तक के लिए, ठीक है। तो ये आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, लिस्ट में जाइएगा और देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आपका क्लास 8 का हम लोग चैप्टर 13 को देखेंगे, ठीक है। तो टोटल आपका चैप्टर जो है 18 तक है, ये आपका क्लास 8 का जो है 18 चैप्टर तक है, ठीक है। तो 1 से लेके 18 तक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो आज 13 से लेके 18 तक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ध्वनि से रिलेटेड आपको चीज़ों को जानना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ध्वनि के संदर्भ में जो है वो आपका विचार करना है। यह आपका ठोस द्रव्य गैस एवं निर्वात सभी में संचरण करती है नहीं, ठीक है। तो आपका गलत हो जाएगा। इसकी जो तीव्रता डेसिमल यानी डीबी में नापते हैं, बिल्कुल सही है। मानव कानों के लिए जो है इसकी श्रव आवृत्ति का जो परास है वो आपका लगभग कितना होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से आपका 20,000 जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का रहता है। मानव कानों के लिए ये बताया जा रहा है श्रव आवृत्ति की परास, ठीक है। तो यानी रेंज जो है वो इंसान जो है वो 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 आपका जो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो आपका इंसान सुन सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। 1 जो है गलत है, क्योंकि ध्वनि का जो संचरण ठोस द्रव्य और गैस में होता है, यह निर्वात में संचरित नहीं होता, ठीक है। तो तीनों में तो होता है, लेकिन जो आपका जो है वो ध्वनि आपका निर्वात में जो है आपका संचरित नहीं होता है। यहाँ पे बात करें तो 2 सही है, क्योंकि आपका तीव्रता तो जो है वो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मेजर करते, बिल्कुल सही। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्वनि तरंगों में प्रति सेकंड होने वाले दोलन, यानी जिसको कंपन के भी नाम से जानते हैं, की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। आवृत्ति को हर्ट्ज में जो है वो मापा जाता है तथा इसकी जो संकेत Hz होता है। 1 हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति एक दोलन जो है वो प्रति सेकंड के बराबर होता है। यही जहाँ एक तरफ जो है 20 आपका दोलन प्रति सेकंड से आपका जो है वो आपका कम आवृत्ति मानव कान नहीं सुन सकता है, वहीं दूसरी तरफ लगभग आपका 20,000 जो है वो आपका दोलन प्रति सेकंड जो है से आपका अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी आपका मानव कान सुन नहीं पाता है, ठीक है। तो ज़्यादा भी आपका जो है 20,000 जो है दोलन प्रति सेकंड का भी, उससे भी जो अधिक आवृत्ति है जो ध्वनि को मानव नहीं सुन पाता है, ऐसी ध्वनि जो होती है अवश्रव आपकी ध्वनि होती है। तो आपका 3 जो है वो आपका सही है। कुछ आपका जंतु 20,000 हर्ट्ज से लेकर से अधिक की आवृत्ति को ध्वनि को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है। पुलिसकर्मी ऐसे आपका उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का जो उपयोग करते हैं, जिससे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव सुन नहीं पाते। अनेक आपका चिकित्सक उपकरण में 20,000 हर्ट्ज से आपका अधिक की आवृत्ति का उपयोग, यानी आपका जो है अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है आपको, जो है वो पढ़ना है कि आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ध्वनि के तारत्व के संबंध में है, तो यह आपका ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती, बिल्कुल सही। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि शोर की दहाड़ का तारत्व जो है वो आपका मंद होता है, बिल्कुल सही। 1 भी सही, 2 भी सही। सामान्यतः जो है वो महिला की आवाज़ जो है पुरुष की अपेक्षा जो है अधिक आपका तारत्व वाली होती है, तो बिल्कुल सही। इस तरह से आपका डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं डी पूरा डिटेल में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त सभी कथन सही है। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता इसके आयाम पे और तीक्ष्णता या फिर तारत्व इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक आयाम प्रबल ध्वनि और आपका छोटा आयाम जो है मंद ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अधिक आवृत्ति उच्च आपका तारत्व और निम्न आवृत्ति कम तारत्व के लिए जो है उत्तरदायी है। पक्षियों की ध्वनि का तारत्व जो उच्च और स्वर की ध्वनि का तारत्व निम्न होता है, ठीक है। यानी पक्षियों की ध्वनि का तारत्व उच्च और शोर की ध्वनि का तारत्व जो है वह आपका निम्न होता है। शोर की दहाड़ अत्यधिक आपका प्रबल होती है, जबकि पक्षी की जो होती है ध्वनि आपकी दुर्बल होती है। इसी तरह जो है वाद्यों में आपका ढोल में जो है मंद आवृत्ति, यानी वाद्यों में जो है ढोल में आपका मंद आवृत्ति और सीटी में जो उच्च आवृत्ति होती है। चलिए आगे लेते हैं कथन और कारण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि आकाश में आपका तड़ित और मेघ गर्जन की घटना एक समान तथा आपका समान दूरी पे घटित होती है, लेकिन हमें जो है वो तड़ित पहले दिखाई देता है तथा आपका मेघ गर्जन बाद में देता है, ठीक है, सुनाई देता है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है प्रकाश सभी माध्यमों में आपका संचरित होती है, किंतु आपका जो है ध्वनि आपका निर्वात में संचरित नहीं होती। बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिटेल देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है, बी दिख रहा है आपको। आपको बताया जा रहा है कि तड़ित का जो पहले दिखाई देना और मेघ गर्जन की बाद में आपका सुनाई देना जो है प्रकाश की तीव्र चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और ध्वनि की जो है अपेक्षा धीमी चाल जो है वो 331 मीटर पर सेकेंड के कारण होती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि प्रकाश की चाल जो है वायुमंडल में ध्वनि की चाल की जो है कई गुना आपका अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल जो होती है वायुमंडल में ध्वनि की चाल की जो है कई गुना होती है, तो प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। यहाँ पे इसके आपका जो बताया जा रहा है कि इसके कारण जो प्रकाश का संवेदन हमें पहले करते हैं, जबकि ध्वनि का कुछ देर बाद हम लोग सुन पाते हैं। आपका अगला 14 चैप्टर है विद्युत धारा और आपका जो है वो रासायनिक आपका प्रभाव को देखेंगे। यहाँ पे कथन कारण को आप देख लीजिए। यहाँ पे जो है क्या होगा कि आपको बताना है कि आपका विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को। कथन देखिए क्या बोला जा रहा है। खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर जो है टीन का विद्युत आपका लेपन किया जाता है। तो टीन के डिब्बे में लोहे के ऊपर जो है वो आपका क्या किया जाता है, टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम जो है वो क्रियाशील होता है। तो क्या होता है, टीन जो है वो लोहे से कम क्रियाशील है, यानी लोहा ज़्यादा है। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर जो है वो आपका क्या है, दोनों सही है। आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। ए देख लीजिए पूरा डिटेल से। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। खाद्य पदार्थों के आपका भंडारण के लिए जो है उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बे में जो है वो लोहे के ऊपर टीन का जो है विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि टीन लोहे से आपका कम क्रियाशील होता है। इसी प्रकार से आपका खाद्य पदार्थ जो है वो लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और आपका खराब होने में से आपका बच जाते हैं। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित आपका धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह आपका विद्युत धारा के जो है रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक समान जो है उपयोग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कथन कारण वाला है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन को देखिए, पुलों एवं स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में आपका संचारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति हो, तो बिल्कुल सही। संरक्षण एवं आपका जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पे जो विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत आपका निक्षेपित की जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ए और आर जो है सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी हो जाएगा। चलिए डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद्युत आपका जो है वो आपका विकल्प 2 देखिए। आपको बताया जा रहा है पुलों और आपका स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए जो है लोहे का प्रयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संचारित जंग होने एवं आपका जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे संचारण तथा आपका जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पे जिंक की परत जो है निक्षेपित कर दी जाती है। ए और आर का जो है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बल्कि ए और आर का जो ए जो है वो आर का क्या है, तो ए जो है कथन ए जो है आर का स्पष्टीकरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यानी आपको क्या करना था कि यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, कथन ये होता है और आरन ये हो जाता है, ठीक है। आपका कथन ये हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, उल्टा दिया हुआ है। विद्युत लेपन की आपका प्रक्रिया से आपका दैनिक जीवन के अनेक उपकरण तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए जो है कार के कुछ पुर्जे, बाथरूम के नल की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम आदि जो है क्रोमियम का जो है वो लेपन किया जाता है। यह जो है चमकदार दिखता है तथा आपका संचारित नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा असत्य है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसा तो बताना है। नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है, बिल्कुल सही। अशुद्ध जल भी आपका विद्युत का एक अच्छा चालक, बिल्कुल सही। पेयजल में जो है वो आपका खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्रकृति में आपका विद्यमान होती है, इसलिए ये भी आपका विद्युत का सुचालक होता है। तो क्या हो जाएगा कि आपका जो नहीं, ये देखिए ये आपका गलत है, ठीक है ना,
याद रखिएगा कि आपका अशुद्ध जल जो है विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। असत्य बोला था तो 2 आपका सत्य हो जाएगा, सी देख सकते हैं। ए और आपका 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही है। आपका 3 असत्य है, क्योंकि अशुद्ध जल में जो है खनिज, लवण और आयन अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये आपका हीन चालक होता है, यानी आपका जो है वो अच्छा चालक नहीं, ये कुचालक अगर होता तो आपका कुचालक हो जाता, ठीक है ना। याद रखिएगा, कुचालक, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है, असत्य ही बताना है आपको कि यहाँ पे कौन सा जो है वो असत्य है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा असत्य है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड ऊर्जा की कम आपका खपत करता है, बिल्कुल सही। प्रदीप्त आपका नलिका प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा की आपका ज़्यादा खपत करता है, तो ये भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि आपका सन्हत आपका प्रतिदीप्त लैंप प्रकाश उत्सर्जक डायोड से आपका ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए जो उत्साह खतरनाक है, तो आपका गलत हो जाएगा। सप्रदीप्त आपका लैंप जिसको CFL बोलते हैं, तो प्रदीप्त नलिका यानी आपका ट्यूब लाइट से आपका ज़्यादा ऊर्जा खपत करता नहीं, कम करता है ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका 3 4 जो है असत्य ही पूछा ही था, तो असत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 और 8 जो है वो सही है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है CFL जो है वो आपका प्रकाशक जो उत्सर्जक डायोड जिसको बोलते हैं, LED से आपका ज़्यादा ऊर्जा आपका खपत करते हैं, ठीक है। CFL ज़्यादा करता है LED से, साथ ही इसमें पारा होने के कारण ये आपका पर्यावरण को भी जो है नुकसान पहुँचाते हैं। CFL ज़्यादा आपका नुकसान पहुँचाता है, ठीक है। इसमें जो है आपका बताया जा रहा है कि आपका 3 एक, इसलिए आपका 3 जो है गलत है। CFL प्रदीप्त आपका नलिका यानी ट्यूबलाइट से आपका कम ऊर्जा खपत करते हैं, इसलिए ये भी आपका मतलब गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला कि ज़्यादा खर्च करते हैं, कम होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका CFL जो है बताया जा रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है, LED से आपका जो है वो ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते नहीं, कम करते हैं, परंतु ये आपके क्या होते हैं कि आपका क्या करते हैं, परंतु ये जो है वो आपका पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं, खतरनाक है ना, अभी तो आपने देखा होगा। ये क्या करते हैं कि आपका CFL प्रकाश उत्सर्जक आपका डायोड से ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, ठीक है। और इसमें पारा आपका यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका CFL जो है वो ज़्यादा खपत तो करता है, ठीक है, आपका CFL, लेकिन आपका क्या होता है कि ऊर्जा जो है वो ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए जो है खतरनाक जो है यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको चैप्टर 15 देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कुछ प्राकृतिक परिघटना को देखेंगे। आवेश तथा इसकी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आपका बताया जा रहा है कि सजातीय यानी एक ही प्रकार के आवेश एक साथ को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं, ये आपको विकर्षित करते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है, यही आपका सही नहीं है। आगे देख लीजिए जो सही है। यहाँ पे बताया जाए कि वस्तुओं को रगड़ने पे आपका उत्पन्न विद्युत आवेश स्थानिक होता है, बिल्कुल सही। जब आवेश गति करती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही। भू संपर्कन द्वारा किसी आवेशित वस्तु से आपका आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही, ये आपका गलत हो जाएगा, क्यों, तो चलिए देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका कथन जो है ये गलत है, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को जो प्रतिकर्षण करता है, जबकि विजातीय भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। तो सजातीय आपको विकर्षित कर प्रतिकर्षित करेगा, विजातीय जो है आपको आकर्षित करेगा, ठीक है। वस्तुओं को जो है वो आपको अन्य वस्तुओं से रगड़ने पे आवेश उत्पन्न होते हैं, इससे आपके आवेश स्थानिक आपका आवेश होते हैं। मान्यता के अनुसार जो है रेशम से रगड़ने पे आपका कांच की आपकी छड़ द्वारा अर्जित आपका आवेश को धनावेश कहते हैं, अन्य प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। किसी परिपथ में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा कुछ नहीं वरन आपका आवेश का प्रवाह ही है। विद्युत आवेश को किसी आवेशित आपका वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। आगे बताया जा रहा है किसी आवेशित आवेश से जो है आपका किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन आपका कहते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या, लाइटनिंग का देख लीजिए यहाँ क्या है, तो आपका बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए
यहाँ पे तड़ित यानी लाइटनिंग को देखेंगे कौन सा कथन सही है। धरती के निकट आपका संचित आपका ऋणात्मक आवेशों और बादलों के निचले किनारे पे जो है वो संचित धनात्मक आवेशों के मिलने से जो है आपका वो आपका क्या होता है कि प्रकाश की चमकीले धारियाँ और जो है वो आपका ध्वनि के रूप में तड़ित उत्पन्न होते हैं। आगे बताया जा रहा है कि आपका ये गलत है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि तड़ित आपको उत्पन्न होने की प्रक्रिया जो है विद्युत विसर्जन कहलाती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका तड़ित जो है उत्पन्न होने का जो प्रक्रिया होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं, ठीक है। ये दो या अथवा दो से अधिक बादलों के बीच अथवा आपका बादलों और पृथ्वी के बीच हो सकते हैं, बिल्कुल सही। भवनों को जो है वो तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए तड़ित चालक नामक युक्ति का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि गरज वाले आपका तूफानों के बनते समय जो है वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं जबकि जल की बूंदें नीचे की ओर जाती है। इन प्रबल आपका गति के कारण आवेशों का जो पृथक्करण होता है, बादलों के ऊपरी किनारे के आपका निकट धनावेश और आपका निचले किनारों पे ऋण आवेश होता है। बादलों के ऊपरी किनारों पे क्या होता है, तो आपका प्लस चार्ज होता है और निचली किनारों पे क्या होता है कि निगेटिव जो होते हैं वो चार्ज होते हैं। धरती के आपका निकट ही धनावेश का संचय होता है, ठीक है, जबकि आपका संचित आवेशों का जो परिणाम जो है परिमाण जो अत्यधिक होता है, यानी संचित आवेशों का परिणाम जो है परिमाण जो होता है आपका क्या होता है, अत्यधिक होता है। जो वायु जो विद्युत की आपके हीन चालक है, ठीक है। तो आपको इस तरह के संचित आवेशों के परिणाम अत्यधिक होते हैं, तो परिमाण है, बार बार परिणाम हो जा रहा है, तो परिमाण याद रखेंगे। तो ये क्या होता है, अधिक होता है। तो वायु जो होता है विद्युत की का हीन चालक है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है, परिणाम स्वरूप ऋणात्मक और धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली धारियाँ तथा आपका ध्वनि उत्पन्न होता है। इन्हें हम तड़ित के रूप में देखते हैं, ठीक है, लाइटनिंग के रूप में देखते हैं, इसलिए आपका ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि 2 सही है। तड़ित उत्पन्न होने की प्रक्रिया को विद्युत जो है विसर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया 2 अथवा आपका अधिक बादलों के बीच अथवा आपका बादलों तथा आपका पृथ्वी के बीच हो सकती है। आगे बताया जा रहा है कि भवनों को जो है वो तड़ित के प्रभावों से बचाने के लिए तड़ित चालक नामक युक्ति का प्रयोग होता है। इस युक्ति में जो है भवन निर्माण के साथ दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की आपकी छड़ें स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का जो एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरों को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। धातु का जो है छड़ विद्युत आवेश को जो है जमीन तक पहुँचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पृथ्वी कई परतों में बटी हुई, इनमें से कौन सी परत जो है वो भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपका जो है वो भूस्पंद के लिए उत्तरदायी जो होते हैं भूपट्टी होता है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गड़बड़ के कारण भूस्पंद यानी ट्री मोड्स आते हैं। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी की इस परत को जो भूपट्टी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की यह परत एक खंड के रूप में नहीं है, यह आपका जो है टुकड़ों में विभाजित है, ठीक है, और प्रत्येक आपके टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये आपका प्लेटें निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपट्टी में विक्षेप उत्पन्न होता है। यही आपका विक्षेप जो है पृथ्वी की सतह पे आपका भूकंप के रूप में जो दिखाई देता है। आगे बताया जा रहा है भूस्पंद आपका पृथ्वी की सतह पे जो तरंगे उत्पन्न करते हैं, इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को जो है भूकंप रेखी नामक जो है उपकरण द्वारा जो है आपका रिकॉर्ड किया जाता है, सिस्मोग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करते हैं ना। चलिए आगे देख लेते कौन सा सही बोला जा रहा है। चलिए बताया जा रहा है कि भूकंप के संदर्भ में आपको विचार करना है, तो सही कौन सा है। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की सीमाएं प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र यानी वीक पॉइंट होता है, यानी भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। प्लेटों की सीमाएं जो होती हैं वो बाउंड्रीज जो होता है प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होता है, ठीक है ना। अतः वहाँ पे भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। कश्मीर और कच्छ का रन जो है भारत के अति आपका भूकंप आशंकित है, तो बिल्कुल 1 भी सही 20 भी सही है। तो इस तरह से आपका 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे बताया जा रहा है कि उपर्युक्त आपका दोनों कथन सही है। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते प्लेटों की सीमाएं प्लेटों का दुर्बल क्षेत्र होता है, अतः जो है वहाँ पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी आपका क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के भू आपका क्षेत्रों को भूकंप आपका प्रवणता की दृष्टि से आपका 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें आपका कश्मीर हो गया, पश्चिम वाला देखिए कश्मीर ऊपर में हो गया, ऊपर में आप मानेंगे, ठीक है। आपका पश्चिम वाला क्षेत्र हो गया, फिर गंगा सिंधु का मैदान हो गया ये वाला जो है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका क्या हो जाएगा, तो आपका आदि अति ये क्या है, तो आपका राजस्थान भी हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा जो है वो क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि कश्मीर हो गया, पश्चिमी हो गया, और जो है वो केंद्रीय हिमालय हो गया, पश्चिम का केंद्र ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग जो है पश्चिम में है ना, ये वाला भाग। समस्त आपका उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व हो गया कच्छ का रण यानी गुजरात वाला, राजस्थान यानी ऊपर वाला, ठीक है। उसके अलावा सिंध आपका गंगा का क्षेत्र जो ऊपर में आप देखेंगे, तो ये क्या होता है कि भूकंप आशंकित आपका क्षेत्र है, ठीक है। ये जो है आपका दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर को। यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। आगे बता रहा है कि आपका कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की शक्ति को के परिमाण को मापने के लिए प्रयुक्त पैमाने को संदर्भ में कौन सा जो है कथन है विचार करना है। इसके लिए जो है रिएक्टिव पैमाने का प्रयोग किया जाए, बिल्कुल सही। ये आपका रेखीय आपका पैमाना रेखीय नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें आपका 2 अंक की वृद्धि का जो है अर्थ लगभग 1000 गुना जो है अधिक विनाशी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या था, आपका यह पैमाना रेखीय नहीं होता है। देखिए यहाँ आपका क्या लघु गणिकीय होता है, लोगरिथमिक होता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 सही है। किसी भूकंप की जो है वह शक्ति के परिमाण को जो है रिएक्टिव पैमाने पे व्यक्त किया जाता है। 2 गलत है क्योंकि रिएक्टिव पैमाने जो है रैखिक नहीं है, यह आपका लघुगणकीय है। लघुगणकीय होने के कारण जो है रिएक्टिव पैमाने पर जो है अंकित आपका 1 से 10 तक की आपकी संख्या में से प्रत्येक अंक जो है भूकंप आपका मापी यंत्र पर आपका 10 गुने आयाम तथा आपका 32 गुनी ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊर्जा कितना, 32 गुना, और आपका जो है 10 गुना आयाम प्रदर्शित करता है। इसलिए परिमाण में आपका 2 अंक की वृद्धि का अर्थ है कि आपका लगभग 1000 गुनी आपका अधिक विनाशी ऊर्जा, ठीक है। इसके परिमाण में जो है 2 अंकों की वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो 1000 गुना अधिक विनाशी ऊर्जा होगा। 3 आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है असत्य है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं सत्य कौन सा है। तो देखिए तड़िक से आपका सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है। यदि आप कार या बस से आपका यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़की एवं दरवाजे बंद कर देने पर आप उसके भीतर सुरक्षित, बिल्कुल सही है। आपको असत्य बताना है। यदि आप किसी खुले जगह पर हैं तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे आप सुरक्षित, गलत, यही असत्य है। यदि आप आसपास के कोई वृक्ष ना हो तो ज़मीन पर सिमट कर बैठना सुरक्षित होगा, ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, गलत कौन सा, तो ये असत्य आपका दूसरा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 सत्य है, लेकिन आपका 2 जो है असत्य है। तड़ी झंझावत के दौरान जो है बंद जगह जैसे आपका कमरा, कार, बस जिनकी खिड़कियाँ या दरवाजे बंद हो सुरक्षित होते हैं। तड़ी झंझा के समय यदि आप खुले में हैं तो ऐसे में मैदान, ऊंचे वृक्ष, ऊंचाई वाले स्थान जो सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं, क्योंकि ऊंचे वृक्ष और ऊंचाई वाले स्थान जो है वो तड़ित गिरने के सर्वाधिक आपका संभावना वाले होते हैं, ठीक है। यदि आप जंगल में हो तो बड़े वृक्षों की अपेक्षा जो है छोटे वृक्षों के नीचे शरण लेना आपका ज़्यादा सुरक्षित होगा, ठीक है। इस प्रकार 2 गलत है। यदि आप कोई वृक्ष ना हो तो अपने हाथों और घुटने पर जो है वो आपका हाथों और घुटने पे जो है आपका सिर को हाथों के जो है बीच जो है वो आपका रखे, सिर को जो है हाथों के बीच रखे और कुछ रखते हुए सिमट कर बैठना जो है सुरक्षित होगा, क्योंकि इस स्थिति में आप तड़ित के लिए जो है लघुत्तम या छोटे लक्ष्य बन पाएंगे, ठीक है। तो सर पे हाथ रख लीजिएगा, ठीक है ना।
प्रकाश को देखिए, प्रकाश में आपको बताया जा रहा है कि कौन सी जो घटना आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है आपका विचार करना है, किसी वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित है। तो वस्तु द्वारा जो है स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन बिल्कुल सही, वस्तु द्वारा जो प्रकाश का परिवर्तन बिल्कुल से 1 और 2 सही है, प्रकाश का विक्षेपण नहीं, ये गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा 1 और 2 राइट हो जाएगा। वस्तु की देख पाने की घटना के बारे में तो 1 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी वस्तु को देख पाने के लिए आवश्यक है कि वस्तु से प्रकाश जो है वो आँखों पर आए, या आपका प्रकाश वस्तु से उत्सर्जित या फिर परावर्तित हो सकता है। जो पिंड आपका प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं वे आपका दीप्त पिंड तथा आपका जो दूसरे पिंडों यानी दूसरी वस्तुओं के आपके प्रकाश से चमकते हैं वे आपका प्रदीप्त पिंड होते कहलाते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है प्रकाश की अपने रंगों में विभाजित होने को जो प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, यानी आपका विक्षेपण होता है यहाँ पे यानी आपका किसी वस्तु को देखने के लिए विक्षेपण इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ इसीलिए आपका गलत हुआ है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक आपकी घटना है। विक्षेपण की प्रक्रिया वस्तु को देखने के लिए उत्तरदायी आपका नहीं है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपको यहाँ पे विचार करना है कि कौन सा सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में इस घटना में जो आपतन कोण जो है वो सदैव आपका परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपका प्रकाश की परावर्तन के संदर्भ में देखना है कि आपका इस घटना से जो है वो आपतन कोण सदैव आपका परावर्तन कोण से जो के बराबर होता है, आने वाला और जाने वाला। ठीक है, याद रखिए लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपतित किरण जो है वह परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो है वो अभिलंब, ये तीनों एक ही आपके तन्मूलक, बिल्कुल सही। इस तरह से आपका तीनों कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका तीनों सत्य हो जाएगा, आपका दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। यह आप इन्हें प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका नेत्रों का कौन सा भाग जो है वो आपका नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है। तो परितारिका इंपॉर्टेंट होता है आपका जो है वो विशिष्ट रंग के लिए, आइरिस जिसको बोलते हैं। आगे बताया जा रहा है कि परितारिका जो है मानव नेत्र का भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। मानव नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, यह आपका कठोर होता है जो आपका नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। इसके पारदर्शी भागों को कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक आपका गहरे रंग की संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसमें आपका एक छोटा सा द्वार होता है और आपका जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो आपका केंद्र पर जो है मोटा यानी उत्तल होता है। लेंस प्रकाश को जो है वो आंखों के पीछे एक परत पर फोकस करता है। इस परत को जो है वो रेटिना यानी दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे सही बताना है। ठीक है, तो सही बताना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रेटिना के संदर्भ में यह अनेक आपका तंत्रिका कोशिकाओं से बनी होती, बिल्कुल सही। अंध बिंदु रेटिना तथा आपका दृक तंत्रिका यानी ऑप्टिक से संधि की जो है वो आपका की संधि पर उपस्थित होती है, यानी अंत बिंदु रेटिना तथा आपका दृक तंत्रिकाओं की संधि पर उपस्थित हो, तो बिल्कुल सही। इस पर बने आपका प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर और तुरंत ही समाप्त नहीं होता है। इस पर बने प्रतिबिंब का जो प्रभाव होता है वस्तु को हटा लेने पर जो है वह तुरंत जो है समाप्त नहीं होता, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू डी एज अ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है उपर्युक्त तीनों कथन जो है सही है। रेटिना अनेक तंत्रिकाएं कोशिकाओं का बना होता है। इनमें आपका तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई आपकी संवेदनाओं को दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है। ये आपका तंत्रिका 2 प्रकार की होती है। शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा आपका रंगों यानी वर्णों की सूचनाएँ भी भेजते हैं। शालाकाएँ यानी रॉड्स जो होती है जो आपका मंद प्रकाश के लिए सुग्राही है, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो है दृक तंत्रिकाओं तथा आपका रेटिना के संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को जो है अंध बिंदु कहते, बिल्कुल सही।
रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव जो है वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, बल्कि 1/16 सेकंड तक ये बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर जो है प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर तक किसी गतिशील वस्तु का जो है वो स्थिर प्रतिबिंब बने, तो नेत्र को वह आपका वस्तु चलचित्र की भांति जो है चलती फिरती अनुभव होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मानव नेत्र के बारे में है। यहाँ पे देखिए, मानव नेत्र के बारे में आपको जानना चाहिए कि मानव नेत्र के संदर्भ में जो है वो कौन सा जो है कथन सही बताना है। देखिए, मानव आपका सामान्य नेत्र दूरी रखी वस्तुओं के साथ साथ आपका निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता से देख सकता है, बिल्कुल सही। वह आपका न्यूनतम दूरी जिस पर कि नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है, आयु के साथ साथ परिवर्तित, तो बिल्कुल बुढ़ापे में देखते हैं कि हमारी बढ़ जाती हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या, मोतियाबिंद जो है नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण, तो बिल्कुल सही। इस तरह से आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त सभी जो है कथन सही है। वह आपका न्यूनतम दूरी जिस पर आपका नेत्र वस्तुओं का स्पष्टता आपका देख सकता है, आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्य नेत्र द्वारा आपका पढ़ने के लिए जो है सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी जो है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। मोतियाबिंद वृद्धावस्था में जो है लेंस का जो है नेत्र का लेंस धुंधला हो जाने के कारण होता है। इसकी चिकित्सा की प्रक्रिया में चिकित्सक द्वारा इस अपारदर्शी लेंस को हटा करके नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा ब्रेल सिस्टम के बारे में है, आपको कौन सा संबंधित सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चक्षुष विकृति युक्त यानी विजुअली चैलेंज्ड व्यक्तियों से है। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ब्रेल सिस्टम जो है चक्षुष विकृत युक्त आपका व्यक्तियों के लिए जो सर्वाधिक लोकप्रिय आपका साधन है। इस पद्धति को लुई ब्रेल जो आपका स्वयं एक चक्षु विकृत युक्त व्यक्ति थे ने विकसित किया था। ब्रेल लिपि ने आपका 63 आपका डॉट पैटर्न अथवा छाप होते हैं। कितने, तो 63 होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका। जंतुओं के बारे में बताना कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जंतुओं के नेत्र के विभिन्न आकृति के होते हैं और विभिन्न विशेषताओं रखते हैं। इन विशेषताओं के संदर्भ में विचार करना है कौन सा सही है। केकड़े के नेत्र जो होते हैं, केकड़ा नहीं होता बारिश के समय में, बहुत छोटे होते हैं, परंतु वह चारों ओर देख सकता है। सोचिए, हमसे तो ज़्यादा वही देख सकते हैं। तितली के नेत्र बड़े होते हैं, परंतु इसमें सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर के बने होते हैं। छोटे छोटे और नेत्र भी होते हैं। उल्लू के जो नेत्र होते हैं बड़े कॉर्निया और बड़ी पुतली होती है, ताकि नेत्र में जो अधिक प्रकाश प्रवेश करते। 1 2 3 बिल्कुल सही है। इस तरह से क्या हो जाएगा, डी आपका सही कथन सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि तीनों कथन सही है। केकड़े के नेत्र बहुत ही छोटे होते हैं, परंतु इनके द्वारा जो एक केकड़ा चारों ओर आपका इनके द्वारा आपका केकड़ा चारों ओर देख सकते हैं। तितली आपका नेत्र जो है बड़े होते हैं, जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर के बने प्रतीत होते हैं। यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही आपका ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकती है। ठीक है, उल्लू के नेत्र में बड़े कॉर्निया और बड़ी पुतली होती है, ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिने में बड़ी संख्या में शलाकाएँ होती है तथा आपका केवल कुछ ही शंकु होते हैं, जिस कारण से उल्लू रात में जो है भली भांति देख सकता है। ठीक है, शलाकाएँ ज़्यादा होती है, शंकु कम होते हैं, परंतु दिन में इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक होती है, शलाकाएँ कम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग 17 चैप्टर को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको सही बताना है। तारे और सौर परिवार से रिलेटेड हम देखेंगे पॉइंट को। बताया जा रहा है क्या कि चंद्रमा के संदर्भ में जो है वो आपका कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यह आपका पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में अपने अक्ष पर एक आपका घूर्णन पूरा करता है। कौन, चंद्रमा जो है यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पे एक घूर्णन पूरा करता है, बिल्कुल सही। इसकी जो है पूर्ण आपका चक्रिका वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है। एक पूर्णिमा से आपका दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिनों से कम होती है, गलत है, ये A1 सही होगा। चलिए यहाँ देख लीजिए क्या चीज़ें सही बोला था, 1 सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पे एक घूर्णन करता है। ठीक है, अगर आपका जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने पे खुद भी अपने एक बार घूम लेता है, घूर्णन कर लेता है।
2 गलत है, क्योंकि चंद्रमा की पूर्ण चंद्रिका यानी होल डिस्क वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है, परंतु एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के दिन की अवधि 29 दिन से अधिक होती है। ठीक है, बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को जो एक माह कहते हैं। ठीक है, पूर्णिमा के बाद जो है प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग जो है घटता चला जाता है, यानी पूर्णिमा के प्रत्येक रात्रि को जो है वो आपका चंद्रमा का चमकीला भाग जो है घटता चला जाता है, क्योंकि जो है आपका बताया जा रहा है कि चंद्रमा को का अपना प्रकाश नहीं होता है, हमें उसका वही भाग दिखाई पड़ता है जिस भाग से सूर्य का जो है परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। सूर्य के 15वें दिन जो है चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है। पूर्णिमा के 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, उस दिन को अमावस्या कहते हैं। ठीक है, 15वें दिन के बाद जो अमावस्या आता है, अमावस्या के पहले दिन वह आपका चंद्रमा का एक छोटा सा भाग जो है वो आपका अमावस्या के पहले दिन जो है वो चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखता है, वो आपका बाल चंद्र यानी न्यू मून आपका कहलाता है। 21 जुलाई 1969 को जो अमेरिका के जो है आपके क्या है, तो आपके अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब, तो 21 जुलाई 1969 को जो है सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन आपका चंद्रमा पे उतरे थे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा तारों के संदर्भ में। तो यहाँ पे बताना है कि तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में आपका उदित होते तथा सूर्योदय के पहले से ही आपका पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गलत है। आगे बताया जा रहा है कि तारों के बीच की आपकी दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, बिल्कुल सही, आपका सही बोला तो बी सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है A1 गलत है। ठीक है, क्योंकि तारे दिन के समय ही आकाश में होते हैं। ठीक है, आपका दिन के समय भी आकाश में होते हैं, तथापि उस समय सूर्य के प्रकाश के कारण ये दिखाई नहीं देते हैं। आगे बताया जा रहा है कि आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये तारे जो होते हैं पूरब से जो है तारे क्या होते हैं, तो पूरब से आपके पश्चिम की ओर जो है वो गति करते हैं। तारों के बीच की दूरी को जो है वो आपका प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है, अतः 2 सही है। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में आपका चली गई दूरी है। प्रकाश की चाल जो है आपका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती। इस आपका प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 प्रकाश मिनट यानी जो करोड़ में बात करें तो 15 किलोमीटर जो है वो आपका दूरी है पृथ्वी से सूर्य की। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका बताना है कि आपको यहाँ पे आपको सही कथन कारण से रिलेटेड बात किया जा रहा है। तो सूर्य पूर्व में उदित एवं पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। पृथ्वी का जो है घूर्णन अक्ष अपनी कक्षा के तल के लंबवत नहीं होता है, तो ठीक है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, बी देख लीजिए, आपका आंसर सही हो गया। यहाँ पे बी जो है सही है। सूर्य पूर्व में आपका उदित और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, कहाँ उगेगा, तो पूर्व में उगेंगे और पश्चिम में अस्त होगा। ऐसी पृथ्वी के जो है अपने जो है अक्ष पे पश्चिम से आपका पूर्व दिशा में घूमने के कारण होता है, यानी पश्चिम से पूर्व की पृथ्वी कहाँ से घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, तो पश्चिम से आपका पूर्व घूमने के कारण होता है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी तल की कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। ठीक है, यानी पृथ्वी का घूर्णन अक्ष जो है इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पे जो है झुकाव जो है वो आपका पृथ्वी पर आपका ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का यह आपका झुकाव जो है 23.5 डिग्री हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि विषुवत वृत्त के तल को जो है पृथ्वी का विषुवतीय आपका तल कहते हैं, यानी विषुवत वृत्त के तल को जो पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। आगे वह आपका तल इसमें जो है वह आपका पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसे जो है पृथ्वी का अक्षीय तल कहते हैं। ये दोनों तल जो है एक दूसरे आपका 23.5 डिग्री के कोण पे झुके है। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने का अक्षीय आपका तल से 66.5 के कोण पे झुका है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए जो है सही कौन सा है, तो ध्रुव तारे के संदर्भ में है, तो सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते, बिल्कुल सही है। यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में दिखता है, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है यह दक्षिणी गोलार्ध में नहीं दिखा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आपका तीनों सही हो जाएगा।
डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका सभी कथन जो है सत्य है। सभी जो है वो ध्रुव तारों की जो परिक्रमा जो है वो आपका सभी तारे जो है वो आपका ध्रुव तारे की परिक्रमा करते प्रयुक्त होते हैं, प्रतीत होते हैं। आगे बताया जा रहा है कि क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है, इसी कारण जो है ध्रुव तारा गति करता प्रतीत नहीं होता है। साथ ही यह आपका दक्षिण गोलार्ध में भी आपका दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो सही बताना है। ठीक है, नहीं यहाँ सही है। ठीक है, शायद मैंने आपको कौन सा कथन सही नहीं है बोल दिया है, सही बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहचाने जाने योग्य आकृति वाले तारों के समूह को जो है तारामंडल कहते हैं, यानी कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो उसी के विभिन्न तारामंडलों के संदर्भ में आपको विचार करना बिल्कुल सही। विख्यात आपका तारामंडल अर्सा मेजर को जो है सप्तऋषि भी कहते हैं, बिल्कुल सही। ओरियन तारामंडल को शिकारी भी कहते हैं, बिल्कुल सही। कैसियोपिया आपका तारामंडल जो है वो अंग्रेजी के अक्षर डब्लू तथा आपका एम के बिगड़े रूप जैसा दिखाई देता है। कॉशियोपिया तारामंडल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। तीनों सही हो जाएगा क्योंकि राइट कथन बोला है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि उपयुक्त आपका सभी कथन सही है। प्राचीन काल में मनुष्य ने आकाश में आपका तारों की पहचानने के लिए तारामंडल की अभिकल्पना की थी। तारामंडल की आकृति उन्हीं व्यक्तियों के सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। ठीक है, उन वस्तुओं के सुपरिचित वस्तुओं के सदृश थी। सर्वविख्यात तारामंडल में से एक आपका आर्सा मेजर को सप्तऋषि बिग डीपर अथवा ग्रेट बियर भी कहते हैं। ठीक है, आर्सा मेजर को जो है सप्तऋषि बिग डीपर और ग्रेट बियर भी कहते हैं। ओरियन आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडल में आपका गिना जाता है, उसे शिकारी भी कहते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आकाश के उत्तरी भाग में एक आपका अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है, यानी आकाश के उत्तरी भाग में, बिल्कुल सही है। यह आपका जो है वो अक्षर अंग्रेजी के अक्षर डब्लू अथवा आपका एम के बिगड़े या विकृत रूप जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ आपका तारामंडल दक्षिण गोलार्ध के कुछ स्थानों से आपका नहीं दिखाई देता है। सप्तऋषि जैसे आपका उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते। ठीक है, आगे देखिए, जिन आपका तारों से मिलकर तारामंडल बना होता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं होते हैं। ठीक है, यानी वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं होते हैं, वे आपका आकाश में केवल एक ही दिशा रेखा में दिखते होते हैं। ठीक है, यानी वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में होते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही कथन बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे बताया जाए तारों और ग्रहों में अंतर के संदर्भ में तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों का में नहीं होता है, बिल्कुल सही। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है ग्रहों के सापेक्ष तारे की स्थिति में परिवर्तन होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ग्रहों का होता है आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, 3 सही नहीं होगा। आगे देखिए डिटेल में, कथन ए सही है, तारों में जो अपना प्रकाश। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है कथन ए जो है वो सही है, तारों में अपना प्रकाश होता है परंतु ग्रहों में नहीं होता है। ग्रह केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते, 2 भी सही है। आगे बताया जा रहा है कि 3 गलत है क्योंकि तारों के सापेक्ष आपका सभी ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है न कि ग्रहों के सापेक्ष तारों की नहीं बदलती है, ग्रहों की बदलती है। ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर देख लीजिए आपका क्या बताया जा रहा है, तो आपका 7 को देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है सौर परिवार के ग्रह को देखेंगे, विशेषताओं को देखेंगे। बुध क्या है, तो सूर्य का जो है वो आपका निकटतम तारा हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। शुक्र जो है वो रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बृहस्पति जो है वो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, 3 हो जाएगा। यूरेनस जिसको हम लोग अरुण बोलते हैं, अपने अक्ष पे अत्यधिक झुकाव है, तो 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन 7 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं डिटेल में हमारा क्या बताया जा रहा है। देखिए हमारा डिटेल में है सौर परिवार जो है वो 8 ग्रहों अथवा अशुद्ध ग्रह धूमकेतु और उल्काओं के झुंड से मिलकर के बना हुआ है। सूर्य से आपका दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम इस आपका प्रकार है। बुध हो गया आपका जो है सूर्य से दूरी के, बुध के बाद शुक्र हो गया, पृथ्वी 3rd है, मंगल 4th है, बृहस्पति हो गया, उसके अलावा शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। बुध सूर्य का जो है वो आपका निकटतम तारा है। यह हमारे सौर परिवार का जो है स्पेशली क्या है, तो ये आपका जो लघुत्तम आपका जो है वो ग्रह है। कौन, आपका जो है बुध।
ठीक है। आपका इसे जो है सूर्योदय के तुरंत पूर्व अथवा आपका तुरंत बाद क्षितिज पर देखा जा सकता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र का नहीं है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका शुक्र जो है वो ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह आपका सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। यह आपका कभी कभी जो है वो पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व अथवा कभी कभी सूर्यास्त के बाद जो है पश्चिम अथवा पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसलिए इसे जो है प्राय जो है पर्याप्त आपका प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहते हैं। इसका कोई भी आपका उपग्रह नहीं है। इसके अपने कक्षे पर घूर्णन गति ग्रहों की सामान्य गति की दिशा के विपरीत सूर्य से आपका पश्चिम की ओर है। आगे बताया जा रहा है कि बृहस्पति जो है वह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना बड़ा है कि आपका 1300 जो है पृथ्वी इस ग्रह के भीतर रखी जा सकती है। इसका द्रव्यमान जो पृथ्वी के द्रव्यमान का जो है वो आपका 318 गुना है। ठीक है, यानी बृहस्पति के बारे में बोला जा रहा है। यूरेनस यानी अरुण इस अपने अक्ष पे जो है अत्यधिक झुका हो, इस कारण से यह अक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीक होता है। शुक्र को जो है वो शुक्र की भांति यूरेनस भी जो है वो पूर्व से आपका पश्चिम की दिशा में आपका जो है वो घूर्णन करता है। तो आपका दो ग्रह है जो आपका जो पूर्व से पश्चिम करते हैं, कौन? तो यूरेनस हो गया और आपका शुक्र हो गया, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि आपका ग्रह उनके युगों से सही बताना है युग्म को। तो आपका जो है पृथ्वी नीली, मंगल लाल, शनि पीला, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष से आपका देखने पर जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर जल और भूमि से आपका प्रकाश के प्रवर्तित होने के कारण यह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह जो आपका केवल पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। मंगल जो हल्का रक्ताब आपका प्रतीत होता है, इसलिए आपका ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो आपका छोटे प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है शनि रंग में आपका पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के चारों ओर के वलय और जो है इसे सौर का परिवार में जो है अद्वितीय बनाते हैं। ग्रहों में ये आपका सबसे कम सघन तथा इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है बताना है कि आपका कृत्रिम उपग्रहों में कौन सा जो है वो भारत का जो है प्रमुचित पहला उपग्रह है। तो आपका आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। तो ये हो सही हो गया। भारत ने बहुत से आपके कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं प्रमोशन किया है। यह आपका आर्यभट्ट भारत का पहला जो प्रथम उपग्रह था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग हमारा क्या है। यहाँ शुद्ध ग्रह के बारे में आप देख लीजिए, तो आपका बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो शुद्ध ग्रह धूमकेतु तथा उल्का के बारे में तो यहाँ पे बताया जाए कि शुद्ध ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होता है। तो मंगल और आपका बृहस्पति के बीच होता है शुद्ध ग्रह, बिल्कुल सही है, प्रतीत है, मतलब सही है। धूमकेतु पर्वलीय कक्षाओं से अब सूर्य की परिक्रमा करता है, बिल्कुल सही है। धूमकेतु पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरह से आपका उपयुक्त डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है उपयुक्त तीनों कथन सही है। मंगल और आपका बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो है काफ़ी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को है बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें शुद्ध ग्रह कहते हैं। धूमकेतु पर्वतीय कक्षाओं में आपका सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनका परिक्रमण काल जो है सामान्यतः बहुत अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु जो है आपका चमकीले सिर अथवा आपका लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है उसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी आपका धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य की ओर परे होती है। ठीक है, और किसी की जो होती है क्या होती है, धूमकेतु की पूंछ जो होती है सदैव ही सूर्य से परे होती है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो आगे जो है वो कभी आकाश में आपका प्रकाश की एक चमकीली धारी देखी जाती है जिसे जो टूटता तारा या फिर शूटिंग स्टार कहते हैं, परंतु ये तारा नहीं होता है, इसे जो है उल्का कहते हैं। आगे बताया जाए उल्का जो है सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के आपका वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तथा आपका वायुमंडलीय घर्षण के कारण जो तप्त होकर के जल उठते तथा आपका चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। कुछ उल्काएं आकार में जो बड़े होने के कारण जो पूर्णतः जो है वाष्पित होने से
पृथ्वी की आपके सतह पे पहुंच जाती है, और ऐसा पिंड जो आपका पृथ्वी पर जो है पहुंचता है उसका जो है उल्का पिंड कहलाता है। ठीक है, जो आपका जो पिंड पृथ्वी पे पहुंचता है तो उसको उल्का पिंड कहते हैं, जिसको मेट्रॉइड्स भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे 11 नंबर को देख लीजिए, सूर्य पृथ्वी का जो है निकटतम तारा है। सूर्य के बाद जो है दूसरा निकटतम तारा कौन है, तो ये आपका अल्फा सेंचुरी हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कि सीरियस लुब्धक आपका आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा है, जो ओरियन आपका तारामंडल के निकट दिखाई देता है। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। यह आपका अधिक चमकीला नहीं है। इसे सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से आसानी से पहचाना जा सकता है। बिल्कुल सही है। अल्फा सेंटोरी 3 तारों से आपका मिलकर के बना पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा है। ठीक है, याद रखिएगा ये तारे हैं, ये 3 तारे हैं। ठीक है, अल्फा सेंटूरी ए, अल्फा सेंटूरी बी, अल्फा सेंटूरी सी अथवा प्रॉक्सिमा सेंटूरी। आगे बताया जा रहा है क्या कि इनमें जो अल्फा सेंटूरी ए और बी, जबकि प्रॉक्सिमा सेंटूरी कम चमकीला होता है। ठीक है, आपका ए और बी ज़्यादा चमकीला होता है, प्रॉक्सिमा कम होता है चमकीला में। इन तीनों तारों में आपका प्रॉक्सिमा सेंटूरी जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। ये आपका तीनों समानता देखने पर एक ही आपका दिखाई देते हैं, तथा आपका मिलकर के सीरियस और कैनोपस के साथ आपका तीसरा सबसे चमकीला तारा बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए वायु प्रदूषण को देख लेते हैं, जो आपको जानना चाहिए। यहाँ पे जो है वायु और जल प्रदूषण है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल आधारित वाहनों से आपको विभिन्न प्रकार के प्रदूषक आपका गैस निकलती। इन गैसों के प्रमुख नाम क्या है, तो आपका जो है देखिए पेट्रोल और डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषक, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता है, तो आपका 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो आपका पेट्रोल अथवा डीजल जैसे आपका जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जबकि इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है। यह आपका हृदय के ऑक्सीजन वहन की क्षमता घटा देती है, जिसका आपका मानव शरीर पे गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपका उपयोगी जो है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एवं तथा आपका एरोसोल फुहार में होता है। यह आपका वायुमंडल के ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है असत्य है, तो देखिए असत्य कौन सा है, तो यहाँ पे देख लीजिए ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। बिल्कुल सही है। धुएं में आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषकों तथा आपका कोहरे से मिलकर के धूम कोहरा बनाता है। बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम परिष्करण आपका सल्फर डाइऑक्साइड तथा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या है कि आपका जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है पेट्रोल और डीजल जो है वो ईंधन के अपूर्ण आपका दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता नहीं, कार्बन मोनो ऑक्साइड होता है। 4 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है कि न कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा जो है वो आपका वैश्विक उष्णता में आपका योगदान देता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है और जलवाष्प हो जाएगा, तो डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैश्विक उष्णता में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ साथ आपका जलवाष्प भी आपका योगदान देती है। आगे बताया जा रहा है क्या है कि आपका कुछ तालाबों के जल देखने में आपका हरे रंग के प्रतीत होते हैं। ऐसा जल में शैवालों के अत्यधिक वृद्धि के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भी पढ़ ही लीजिए। फॉस्फेट, नाइट्रेट और अन्य प्रदूषक जल के साथ मिलकर इसे हरा रंग देते नहीं, ऐसा नहीं है। 1 सही है, शैवालों के कारण होता है। देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग जो खेतों में होता है, ये आपका उर्वरक जल के साथ घुलकर के जलाशय, नदी, तालाबों और नालों आदि में जो है वो पहुंच जाते हैं। साथ ही जो है भूमि में आपका रिस करके भौम जल को आपको प्रदूषित करते हैं। इन आपका उर्वरकों में जो है वो आपके क्या होता है कि आपका उपस्थित नाइट्रेट और फास्फोर जैसे रसायन तालाब के जल में मिल जाते हैं, और ये पोषक तत्वों के कारण, पोषक में आपका वृद्धि के कारण शैवाल तेजी से जो है आपका उगने लगते हैं। क्या होता है, तो आपका नाइट्रेट और फॉस्फेट, ठीक है, ये आपका जो शैवाल आपका समानता हरे रंग के होते हैं, इसके कारण संपूर्ण तालाब ही हरे रंग की आपकी दिखाई देने लगती है। तो याद रखेंगे।
आपका क्या था कि आपका फॉस्फेट और नाइट्रेट मिलने से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चलिए आगे देख लेते हैं। असत्य बताना है, यहाँ पे कौन सा असत्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे असत्य के बारे में, आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड जो है जैसे आपका तत्व जल को प्रदूषित करने, जिनमें आपको पौधों और पशुओं में आविषता आपका उत्पन्न होता है, हो जाती, बिल्कुल सही। अशुद्ध जैसे आपका मृदा भी प्रभावित होता है, जिससे इसकी अम्लीयता आपका परिवर्तित होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत आपका संयंत्रों और अन्य आपका उद्योगों से आपका निकला आपका ग्रह जो है आपका गर्म जल भी आपका जलाशय की आपके ताप जो है वो वृद्धि करने के लिए जो है प्रदूषक की तरह कार्य करते, बिल्कुल सही। आगे बताया जा रहा है कि आपका जल में नाइट्रेट और फास्फोरस रसायनों की अधिक मात्रा जो सवाल है कि वृद्धि में हानिकारक नहीं, वृद्धि करती हानिकारक नहीं है। तो डी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए जल में आपका नाइट्रेट और फास्फेट रसायनों की अधिकता शैवालों को पोषण प्रदान करता है, ना कि आपका नुकसान करता है। इस प्रकार यह वृद्धि हेतु लाभदायक है, ठीक है। तो आपने देख लिया, ठीक है। तो आप बस इतना ही है, ठीक है ना, क्लास 8 का। तो 9 अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, अगले सेक्शन में, ठीक है। तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए, टेक केयर।